यूपी लेखपाल का जो मेंस का सिलेबस है इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं, अभी आपका प्रीलिम्स की अगर बात करें तो जो आपका पैट का पेपर था वही आपका प्रीलिम्स था, उसी के आधार पे आपको मेंस के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे आपका मेंस का सिलेबस आपको पता होना चाहिए, डिटेल में बात कर देंगे इस वीडियो में। लिखित परीक्षा में एक प्रश्न पत्र होगा। सबसे पहले सिलेक्शन मतलब प्रोसेस क्या है, ठीक है, पैटर्न देख लें। एक प्रश्न पत्र एक पेपर होगा जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे आपके, ठीक है, और समयावधि 2 घंटे होंगे। ठीक है। प्रश्न पत्र जो पत्र होगा वस्तुनिष्ठ होगा, मतलब ऑप्शन वाले क्वेश्चन होंगे, 4-5 विकल्प होंगे आपके, वो विकल्प ही होंगे। ठीक है, प्रकार होंगे। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा, मतलब और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। ठीक है, जो कि 1/4 का होगा, मतलब सही 1 अंक और नेगेटिव 1/4। ठीक है, 100 क्वेश्चन 100 नंबर। ठीक है, ये एक चीज क्लियर होगी। नेक्स्ट चलते हैं परीक्षा योजना। परीक्षा के भाग में विषय और प्रश्नों की संख्या, कुल अंक और समयावधि नीचे दिए गए विवरण के अनुसार है। ठीक है, पहली बात, इसमें पहले आप ये जान लें कौन कौन सब्जेक्ट आएगा और फिर किसका क्या पैटर्न है। पहले नंबर, ये जो पेपर होगा 1 घंटा 20 मिनट चलेगा, मतलब पूरा 2 घंटे का आपका, एक सेकेंड, पूरा 2 घंटे का आपका पेपर है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, सब्जेक्ट वाइज देखेंगे, सबका अपना सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, कोई भी पोर्शन ऐसा नहीं होगा, इतना हो सकता है 5 का 6 आ जाए, क्योंकि आपको इतना तो पता ही होगा कि हर सब्जेक्ट कहीं ना कहीं एक जगह पे इंटर रिलेट करता है। तो वहां पे आके आप ये नहीं कह सकते हो कि ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस हो गया, क्योंकि सिलेबस में इतने कंटेंट ही है। पहला, भारत का इतिहास और भारत राष्ट्रीय आंदोलन, इसके 5 क्वेश्चन आएंगे 5 नंबर के। एक आपको पता होगा भारत का इतिहास, जैसे कि अगर कवर करने की बात करें, ठीक है, तो भारत राष्ट्रीय आंदोलन एक ऐसा हॉट टॉपिक रहता है जिसमें अगर इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है, जो कि मैक्सिमम जितने भी एग्जामिनेशंस होते हैं जिसमें पूछा जाता है जीएस वगैरह, तो उससे 1-2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। यहाँ पे सीधा सीधा है तो इससे ज्यादा क्वेश्चन ज्यादा वेटेज रहेगा कंपेरिजन टू इतिहास। इतिहास का 1-2 क्वेश्चन नहीं जाता। भारतीय राज्य व्यवस्था, ठीक है, और भारतीय संविधान। अब संविधान और जो राज्य व्यवस्था है, तो इसमें जैसे कि इसमें सारी बॉडीज वगैरह आ गई, इसमें जैसे कि आर्टिकल्स एक्ट्स वगैरह, तो ये सब चीजें थोड़ा सा आपको इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इजी तो नहीं कह सकते पेपर होगा, क्योंकि इसके आधार पे आपकी ज्वाइनिंग होगी। ठीक है, तो इस सिलेबस को थोड़ा डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा और थोड़ा सा कॉन्फिडेंट करना पड़ेगा अपने आप को इसको अडॉप्ट करने के लिए। भारत एवं विश्व का भूगोल, ठीक है, ये टॉपिक बहुत डाइवर्स है। ठीक है, तो इसमें प्रैक्टिस आपकी बहुत इंपॉर्टेंट चलेगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास। तो और ये इकोनॉमिक्स से पूरा कंप्लीट रिलेटेड है, इसके भी 5 क्वेश्चन 5 नंबर के हैं। ठीक है, और दूसरी बात ध्यान रखना, इनमें से करंट जरूर इन्फ्लुएंस होता है, कहने का नहीं होता पर करंट इन्फ्लुएंस जरूर होता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ग्राम्य समाज एवं विकास। ठीक है, मतलब ग्राउंड लेवल पे आपका, ग्रामीण लेवल पे क्या है, इसे ग्राफ में लिख दिया इन्होंने। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, अभी आपने सीधे ही बोल दिया नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर। ठीक है, अब वैज्ञानिक वैज्ञानिक एंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ठीक है, साइंस एंड, ठीक है। नेक्स्ट, ये थोड़ा सा इजी पड़ जाता है क्योंकि इसमें थोड़ा सब्जेक्ट जो वैसे तो करंट से रिलेट करके भी आता है क्वेश्चन, पर कुछ स्टैटिक से रहते हैं तो वो चीज़ थोड़ा इजी रह जाता है। नेक्स्ट, पर्यावरण परिस्थिति एवं आपदा प्रबंधन। तो अब जैसे कि अगर अगर पर्यावरण से देखें तो सिंपल सी बात है, पॉल्यूशन इज टू हॉट टॉपिक, तो ठीक है, उससे रिगार्डिंग कुछ ना कुछ तो जरूर आएगा ही आएगा। नेक्स्ट, डाटा इंटरप्रिटेशन, तो ये आपका हो गया पूरा कंप्लीटली मैथ से रिलेटेड। तो मैथ को अगर थोड़ा सा इन्होंने हार्ड कर दिया डीआई के रूप में, तो डीआई के रूप में जैसे कि आपको पता होगा चार्ट वगैरह करके वो आती है ना, ठीक है, तो चार्ट्स बार ग्राफ दिया गया होता है तो उसमें डाटा कलेक्ट करके फिर आपको एक टेबल बनानी पड़ती है। ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। तो ये थोड़ा सा एक मैथ का एक टफेस्ट अगर दिखा दूँ तो बैंकिंग वगैरह में थोड़ा डीआई पे ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि ये अच्छा टाइम टेकिंग होता है। ठीक है, और अगर जिसे करना आता हो, प्रैक्टिस अच्छी हो जिसकी, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आप एक लाइन का जो मतलब है वो कुछ और होगा और आप कुछ समझ के बैठ गए तो आपका पूरा जो डाटा एक्सट्रैक्ट होगा वो सब बेकार हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं, और ये भी दूसरा, यहाँ पे दूसरा सब्जेक्ट है सामान्य हिंदी, जो कि 10 नंबर का 10 क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो दूसरा भाग है हमारा कंप्यूटर का है। ठीक है, तो कंप्यूटर एंड आईटी कम्युनिकेशन, इससे बहुत अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं, और इस क्षेत्र में समसामयिकी प्रौद्योगिकी एवं नवाचार का क्या है, तो जस्ट भी रिसेंट करंट अफेयर से रिलेटेड थी उसके कुछ नहीं है, तो इसमें 15 क्वेश्चन इसमें बोले गए हैं। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी। अब यहाँ पे जनरल इन्फो, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल किस कौन सी डिस्ट्रिक्ट का, जैसे कि कालीन वगैरह का है ओडीओपी, ठीक है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ठीक है, अब जैसे कि फार्मा पार्क जैसे कि यूपी में कहाँ इन्वेस्टमेंट हो रहा है, किस डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है। ठीक है, तो मतलब इस तरीके से मतलब सब ये सारे जैसे कि ये जनरल इन्फो है। ठीक है, अब जितनी भी गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, ठीक है, यूपी में जो इम्प्लीमेंटेड इम्प्लीमेंटेड है, और स्पेशली जो डिस्ट्रिक्ट वाइज है, उनका
इसमें इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से किया जाएगा, ठीक है, उसी के रिगार्डिंग या फिर जितनी भी योजना है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन ध्यान रखना, यूपी और यूपी से रिलेटेड और जितनी भी सेंट्रल की ऐसी योजनाएं हैं। अभी आपको पता होगा कि मनरेगा का एक करंट अफेयर में नया ऐड कर दिया, ठीक है, तो वो चीज़ है, उसमें थोड़े से डेज में भी डिफरेंस है, ठीक है, पहले से कर दिया कम कर दिया है, ठीक है। दूसरा ये है कि उसका नाम चेंज कर दिया है सॉरी। तो ये सब चीज़ें उसके रिगार्डिंग कुछ अपडेट्स हैं, 4-5 पॉइंट की अपडेट है मिनिमम। भले नई चीज़ ऐड तो हो गई है, कम से कम पुरानी रहती तो कम से कम करंट अफेयर में नहीं आती और दूसरा उससे रिलेटेड एक करंट तो ऐड नहीं होता। सच में 100 क्वेश्चन 100 नंबर के आपके ये सीन हो गए हैं। तो 100 क्वेश्चनों को करने के लिए आपको 1 से 120 मिनट मिलेंगे, मतलब 2 घंटे का टाइम मिलेगा। दूसरी बात, ये पेन पेपर बेस्ड होगा तो गोले भरने वाले इसमें आपको की प्रैक्टिस भी थोड़ी आपको करनी चाहिए, ठीक है, ताकि आपको वहाँ पे थोड़ा टाइम बच सके, क्योंकि वहाँ पे आपका एक एक मिनट जी जी डिपेंडेंट है। अब अगर कैलकुलेशन की बात करें, ठीक है, तो कैलकुलेशन आपका केवल और केवल डीआई में है, ठीक है, जो कि 10 नंबर का आएगा। तो अगर मैं हूँ, तो अगर मैं बोलूँ तो केवल 2 डीआई आएंगी, क्योंकि ज़्यादा जो डीआई बन सकती है 5 नंबर की, ठीक है, 5-5 नंबर की एक एक डीआई बन सकती, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं बन सकता। पाई चार्ट, टेबलर, ठीक है, या फिर रॉ डेटा, मतलब जैसे कि पूरा स्टेटमेंट वगैरह दिया गया, आपको उसमें से निकाल के टेबल बनानी पड़ेगी, ठीक है, वो थोड़ा सबसे ज़्यादा टफ होता है, ठीक है। और उसमें अगर ऐसा दिया गया कोई डेटा वैकेंट है, ठीक है, जिसका रिलेशन इसका इससे है और इसका इससे है, तो वो चीज़ें थोड़ी सी और ज़्यादा टफ हो जाती है। तो ये सीन आपका पूरा सिलेबस है, ठीक है। अगर आप इन डेप्थ की अगर बात करें, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल भारतीय राष्ट्रीय इतिहास में क्या क्या टॉपिक है ना, वो आप देख सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय इतिहास के अंतर्गत सामाजिक एवं सांस्कृतिक एवं आर्थिक एवं राजनीतिक पक्षों की जानकारी है। अब यहीं पे हिस्ट्री, इकोनॉमिक, पॉलिटी, ज्योग्राफी सब आ गया, ठीक है। तो जो भी उससे रिलेटेड, अब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो मैंने कहा सबसे हॉट टॉपिक है, स्वतंत्रता आंदोलन, ठीक है, राष्ट्रीयता एवं अभ्युदय, ठीक है, और तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के संबंध में, ठीक है, सार परक जानकारी। तो नेक्स्ट आप देख सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय व्यवस्था में, इसमें देखो क्या क्या पूछा गया है। संवैधानिक विकास, संविधान, राजनीतिक व्यवस्थाएं, ठीक है, शासन, पंचायती राज, स्थानीय, ठीक है, और स्थानीय शासन, लोक नीति, आधिकारिक मुद्दे, सामुदायिक विकास सहित राजनीतिक प्रणाली के ज्ञान, ये सब चीजें इससे रिलेटेड नहीं। अब आपको किस सब्जेक्ट में क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, देखो मैं अभी जैसे डीआई की बात कर रहा था, ठीक है, यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा हुआ है। डाटा इंटरप्रिटेशन क्या है, आंकड़ों की व्याख्या एवं विश्लेषण, ठीक है, सांख्यिकी विश्लेषण एवं ग्राफ और डायग्राम, जिनमें अभ्यर्थी की सांख्यिकी एवं ग्राफिक डायग्राम संबंधी प्रस्तुति सूचना से सामान्य ज्ञान संबंधी परिणाम निष्कर्ष निकालने की क्षमता को परख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपका हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं देखो साइंस इन्वायरमेंट से रिलेटेड आपको ये पढ़ना है, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिख दिया गया है। अब ये जो आपदा प्रबंधन नियम है उसको आपको थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ना है। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए, ठीक है, दूसरा है आपका एसडीएमए, तीसरा है आपका एनडीआरएफ, ठीक है, नेशनल राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, ठीक है। आपको एक चीज पता होगी, अभी कुछ टाइम पहले, ठीक है, साल भर पहले अभी एक वो नया एक सिस्टम चला है, जिससे कि आपको एक मैसेज आ जाता है हर किसी को कि मतलब आपके एरिया में 3 घंटे में तूफान आने वाला है, या आपके एरिया में 2 घंटे बाद, ठीक है, घना कोहरा होने वाला है, इस तरीके की बारिश होने वाली है। तो लाइक दैट इज डिजास्टर जो रिलेटेड है, तो उस ऐप के रिगार्डिंग या उस प्रोसेस के रिगार्डिंग भी इसमें आपको अपडेट रखना पड़ेगा, ठीक है। और ये यहाँ पे जैसे पारिवारिक सुरक्षा तंत्र, वन्य जीवन, ठीक है, ये सब चीज़ें थोड़े से बेसिक्स हैं जो कि स्टार्टिंग मुद्दे हैं। ये थोड़ा जैसे कि आपके यूपी के रिगार्डिंग ही जो रेफरेंसेस हो उनको फॉलो अप करना है। नेक्स्ट, विज्ञान और प्रौद्योगिकी को कैसे करना है, इसमें हम देख सकते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी में जा सकते हो। पहले नंबर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इन 3 चीज़ों को कंक्लूड करना है। अब यहाँ पे डिटेल में देख सकते हो, विकास एवं राष्ट्रीय सुरक्षा में भारत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति का दैनिक जीवन में अनुप्रयोग, मतलब ऑल इन ऑल सबसे पहले इन्होंने यही कहा गया है कि मतलब जो भी टॉपिक है उसका राउंड ऑफ यूपी में क्या इन्फ्लुएंस है, दैट्स इट, ठीक है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीय एवं उपलब्धियां, प्रौद्योगिकी एवं स्वदेशीकरण, नवीनीकरण, ठीक है, और जनप्रिय उपयोग, तकनीकी उपयोग एवं प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट, आपके अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, रक्षा प्रौद्योगिकी, ऊर्जा स्रोत, नैनो प्रौद्योगिकी मतलब नैनो टेक्नोलॉजी, सूक्ष्म जीव, ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी, क्षेत्र में जागरूकता, ठीक है, अधिकारों और डिजिटल अधिकारों से संबंधित, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे जैसे कि पूरा जनरल साइंस नहीं रहा, ठीक है, साइंस से रिलेटेड ये थोड़े कुछ ऐसे टॉपिक इन्होंने ऐड कर दिए हैं जिनको आपको आउटलुक करना ही पड़ेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि इनका आपका करंट से कहाँ कहाँ इन्फ्लुएंस है, इस उसके उन टॉपिक्स को भी आपको फोकस करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब जो भी किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस करते हो, ठीक है, लाइक दैट, ठीक है। आप जैसे कि कुछ भी अपडेट आती है, कोई ऐप है गवर्नमेंट की तरफ से या फिर कोई भी रिसर्च के लिए, है ना, कुछ भी आपको अमाउंट अगर इशू हुआ है,
ठीक है, कोई इस पर्टिकुलर रिसर्च को फोकस करने के लिए। ठीक है, तो इस चीज़ का हमको पता होना चाहिए, वो चीज़ इन सब चीज़ों पूछी जा सकती है। और जैसे कि अभी आपको पता होगा नोबेल प्राइज़ वगैरह चाहिए, तो जो भी अगर जिसको भी अगर साइंस या फिर प्रौद्योगिकी वगैरह में मिला हुआ है, ठीक है, तो वो चीज़ें भी इसमें आ सकती है। अब मैं मानता हूँ वो नेशनल इंटरनेशनल रिलेशंस में है, पर यहाँ पे जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो विज्ञान की प्रौद्योगिकी में भारतीय उपलब्धियाँ ये भी पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पता हो स्टेम सेल्स के रिगार्डिंग अभी नहीं, ठीक है, अभी नहीं, पिछली साल की कुछ ऐसा है ना, कुछ पेपर सबमिट हुए और अभी जो इस बार भी जो मेडिसिन में जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है, उसमें जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब अपडेट आई है, मतलब जिनकी वजह से जिस टॉपिक पे उनको मिला है, उसका कुछ इन्फ्लुएंस है जो इंडिया में काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। तो वो चीज़ों पे और फोकस है। अब मुझे एग्जैक्ट टॉपिक नहीं ध्यान आ रहा कि उनको मेडिसिन में किस चीज़ की रिसर्च के ऊपर या के ऊपर मिला हुआ है। ठीक है, आप उसको जरूर उन चीज़ों को जरूर आउटलुक करना। आप जैसे आप यहाँ पे देखते हो रक्षा प्रौद्योगिकी, आप यहाँ पे कहोगे रक्षा प्रौद्योगिकी मतलब कुछ भी ऐसा साइंस या फिर कोई भी नया ऐसा जैसे ब्रह्मोस मिसाइल वगैरह कुछ भी जो भी अभी जो रिसेंटली हुआ, कोई सैटेलाइट गई हो, ठीक है, और वो भी नैनो टेक्नोलॉजी वगैरह, तो वो सब चीज़ें आपकी इसमें आ जाएंगी। अब एक बहुत इसमें कॉमन क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो इसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी और पर्यावरण में आता है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये तो जो दो टॉपिक है ये बहुत ऐसे रॉ एंड इजी टॉपिक हैं, ठीक है, जिनके रिगार्डिंग अगर करंट में कुछ भी हो तो जरूर आउटलुक करके जाना, वरना इस 10 नंबर में आपको एक क्वेश्चन जरूर इसका मिलेगा। ये अगर पिछले पेपर अगर उठा के देख लूँ जिसमें अगर यूपी के और जिसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी लिखा हुआ है या पर्यावरण लिखा हुआ है, तो रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल बहुत हॉट टॉपिक है, बिकॉज आपको पता हो कि हम लोग इवॉल्व हो रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर। ठीक है, तो अगर आपको एक बार की नहीं जानकारी हो तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का भी इन्वायरमेंट पे एक बहुत बड़ा निगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है। बिकॉज इन द मैन्युफैक्चरिंग साइट अगर आप देखेंगे कि बैटरी जब बनती है तो वो कितना पॉल्यूशन वो चीज़ को इमिट पहले ही कर देती है, फिर उसके बाद तब फिर वो बनती है। फिर उसके बाद जब उनका डिस्पोजिंग होती है, ठीक है, तब उस टाइम पे जो पॉल्यूशन होगा उस चीज़ को ओवरऑल कैलकुलेट किया जाता है। तो वो चीज़ अगर आपने इस चीज़ को अगर देखा हो तो इस चीज़ के बारे में पढ़ा तो आपको इस चीज़ को ज़्यादा बेटर समझ पाएंगे। तो इसलिए रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है ना, वो चीज़ें बहुत इम्पैक्ट करती हैं, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिकल बाइक्स व्हीकल्स या फिर ट्रेन या फिर लाइक दैट, ट्रेन तो काफ़ी टाइम चल रही है, और जैसे कि हम लोग कार वगैरह यूज़ करते तो वी जस्ट टू बी प्राउड कि हाँ मैंने बहुत इन्वायरमेंट सेव करा हूँ, बहुत इन्वायरमेंट सेव करा हूँ। ठीक है, तो वो तो ये चीज़ें आपको रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल से इसीलिए क्वेश्चन ज़्यादा मिल जाते हैं, क्योंकि अगर आपने देखा होगा रिसेंटली अभी एक अपडेट था ऑनलाइन कि एक पर्सन ने ऐसी टरबाइन बनाई है जो टू बी मैक्सिमम टाइम मतलब सेम विंड कम फीड में भी ज़्यादा एनर्जी खरीदती है। वो उसका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर पर्टिकुलर ही है, मैं ऐसे बना नहीं पा, पर यहाँ पे आप देख सकते हो ये मैं बना रहा हूँ। ठीक है, तो इस चीज़ से आप अंदाजा लगा सकते हो मैं किस तरीके से स्ट्रक्चर बना रहा था, है ना। जैसे कि अगर एक टॉप टू बॉटम छल्ला देखा था, मैं एक छल्ला, ठीक है, वो मेरे को लग रहा है उसमें इंस्पिरेशन वहीं से ली होगी, इंडिया आया होगा पक्का। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अर्थव्यवस्था से रिलेटेड और भारत के जैसे कि भारत और विश्व का भूगोल, ठीक है, अब नगरीय का प्रारूप, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट विलेज, ठीक है, तो अब इनके रिगार्डिंग जो भी गवर्नमेंट ने जो आपकी योजनाएं इम्प्लीमेंट की होंगी उस पर जरूर आपको फोकस करना चाहिए। ठीक है, उसी के रिगार्डिंग ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है, अब जीडीपी कितनी है, ठीक है, ठीक है, तो जीडीपी के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस हैं वो जरूर आएंगे। ठीक है, आपका रेपो रेट का क्या इशू है, ठीक है, रेपो रेट कितना है, ठीक है, तो वो सब चीज़ें आपकी आर्थिक व्यवस्था से सारी इम्प्लीमेंट अटैच होती हैं। नेक्स्ट मैं यहाँ पे चलता हूँ, नेक्स्ट हिंदी क्या टॉपिक को थोड़ा सा और आपके सिलेबस को एलेबोरेट करते हैं। ठीक है, जिससे कि आपके जो 10 नंबर हिंदी कितना 10 नंबर का ही है, मैं नॉट राउंड टू, हिंदी इज ए 10 नंबर, तो ये 10 नंबर है जो हमको पक्के ग्रैब करने हैं। ठीक है, अगर आपको बताओ शासकीय अर्थशासकीय वैश्विक एवं व्यावसायिक सामयिक न्यायीकरण हेतु संवेदित एंड संबोधित एवं कार्यालय व आदर्श आदेश एंड अधिसूचना प्रपत्र। देखो ये आपके लेटर वगैरह, ये आपका जो हिंदी का लेवल रहेगा वो 10th रहेगा। ठीक है, 10th का मतलब ये 10th 10वीं की बुक उठाओ पूरी चाट जाओ, तो ये समझ लो आपको हिंदी का ये भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, अब ये चीज़ है ना, ये आपको अगर नहीं पता तो अपने छोटा भाई या बहन या कज़न या कोई भी हो, या फिर ऑनलाइन आप 10th की बस हिंदी की बुक डाउनलोड अगर करोगे ना, आपको उसमें इसका फॉर्मेट मिल जाएगा। मेन चीज़ आपको लिखने को भी आ सकता है, लिखने को जो कि नहीं आएगा, ठीक है, इसमें जो फॉर्मेट है उसके कंपोनेंट्स आएंगे आपके। ठीक है, कि मतलब इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, या फिर ये जो जितने लेटर या आदेश पत्र या फिर ये सब परिपत्र ये सब लिखे ना, इनकी डेफिनेशन आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि भैया आपको पत्र लिखने को बोल दिया जाएगा कि भैया बहन के लिए पत्र लिखो या प्रिंसिपल के लिए पत्र लिखो, छुट्टी के लिए पत्र लिखो, सब तो नहीं आएगा ना। मेन चीज़ है कंपोनेंट, दूसरा डेफिनेशंस। ठीक है, कौन सा लेटर किसको दिया जाना है, उसकी डेफिनेशन क्या है,
ठीक है, और उसकी बॉडी और जो स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में, ये तीन चीज़ों आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, अब ग्रामर का आ गया इसी, वर्ण विचार, वर्ण एवं ध्वनि विचार, ठीक है, उच्चारण, लेखन, ठीक है। तो ये सीधे 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 टॉपिक है, इनको थोड़ा सा बस इन डेप्थ पढ़ लो, काम हो जाएगा। सब संरचना, संधि, संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, लाइक दैट। शब्द विचार, तत्सम, तद्भव, अद्वितत्सम, ठीक है, तेज विशेष शब्द, ठीक है। नेक्स्ट संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इनमें से कई ऐसे जैसे 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 इन्हीं की वजह से इनके भेद हैं, ठीक है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, अव्यय, अब जैसे अब अव्यय के अंदर ही यही क्रिया विशेषण आते हैं, ठीक है। संबंध सूचक, विस्मयादिक, बोधक, ये सब चीज ये इसके क्रिया विशेषण के नीचे मतलब सारे पार्ट है, ठीक है। तो निपात। नेक्स्ट आपका है शब्द ज्ञान, ठीक है। अब ये आपका ग्रामर हो गया कंप्लीट। ग्रामर में कुछ रह गया, हाँ एक ये चीज रह गई, वाक्य रचना, वाक्य रचना, प्रकार। अब यहाँ पे आपको सेंटेंस दिया जाएगा, पूछा जाएगा ये संयुक्त है, मिश्र है, वाक्य है, प्रकार है, सरल है, क्या है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको बतानी चाहिए, वाक्य रचना, उसके प्रकार, ये सारी चीजें हैं। तो अब ऐसा नहीं होगा भैया, और ये भी हो सकता है मैं आपको बता दूं, इनमें से किसी की डेफिनेशन दे दी जाए, डेफिनेशन दे दिया, पूछ लिया जाए देखो ये किसकी डेफिनेशन, इसकी है, इसकी है, इसकी है, इसकी, ठीक है, समझ रहे हो। और ये जितने भी टॉपिक दिए गए इनमें से किसी की भी डेफिनेशन आ सकती है, क्योंकि मैं एक पेपर तैयार करके गया था, तो मैंने सोचा हिंदी को क्या ही तैयार करना, लेकिन उसमें इनकी टॉपिक, इनकी जो पत्र वगैरह इनकी आपकी वो करे। एक ध्यान रखना, मैं इसलिए पत्र की डेफिनेशन से बोला क्योंकि मेरा एक क्वेश्चन वो गलत हुआ था, क्योंकि संबोधित यहाँ पे जो कार्यालय आदेश, अधिसूचना और परिपत्र संबंधी, ये तीनों थोड़े डिफरेंट होते हैं, पर डिफरेंस इतना माइन्यूट होता है। अगर आप डेफिनेशन में अगर जैसे वो लिखते हैं ना, ठीक है, जैसे क्वेश्चन में आएगी डेफिनेशन, तो वो इस तरीके से लिखते हैं कि डिफरेंस रह जाता है 2 से 3 शब्द, ठीक है, मतलब 2 से 3 शब्द ऐसे होंगे जो इसको इसमें पलट देंगे और इसको इसमें पलट देंगे। अगर आपको वो चीज़ें नहीं पता होंगी तो आपको सब कुछ आते हुए भी गलत कर जाओगे। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हो शब्द ज्ञान, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, युग्म, देखो ये आते हैं प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस का मतलब ये है आपके पास जो भी अच्छी कुछ बुक हो, अगर मेरे से भी मैं कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन आदित्य पब्लिकेशन की बहुत अच्छी बुक होती है, ठीक है। आदित्य आदित्य करके आती है एक बुक हिंदी की, ठीक है, वो बहुत सही होती है। अगर उसको आप लेटेस्ट उठा लो और उसमें जितने एमसीक्यू से ज़्यादा बहुत अच्छे दिए होते हैं, और उसमें जितना डेटा पहले डेटा दिया गया होता है, ठीक है, डेफिनेशन वगैरह सब कुछ डिटेल विद एग्जांपल्स, फिर उसके बाद क्वेश्चंस दिए गए होते हैं लगभग 200 150 लगभग इतने क्वेश्चंस, लगभग एवरेजन 100 के आसपास हर चैप्टर में क्वेश्चन होते हैं। भाई अगर इतने क्वेश्चन वो अगर मार लोगे ना, तो ये समझ लो आप प्रैक्टिस बहुत मस्त हो जाएगी। दूसरा, अगर प्रीवियस ईयर का कोई भी क्वेश्चन आया होगा तो कोई छूट नहीं सकता आपका। दूसरा यहाँ पे देख सकते हैं, नेक्स्ट आपका शब्द, समानार्थी शब्द, उपयुक्त शब्द, चयन, समयबंदी, शब्दावली, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपकी उसमें जहाँ तक है सब मिल जाएंगी। अगर कोई टॉपिक आपको अगर नहीं मिल रहा हो तो कमेंट कर देना, मैं उसके नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा। नेक्स्ट यहाँ पे शब्द शुद्धि, आप शब्द शुद्धि, वाक्य संरचना, सरल, मतलब आपको सेंटेंस करेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। इंग्लिश में एक सब्जेक्ट, इंग्लिश में एक टॉपिक आता है, एरर निकालना है, इस वाक्य में से एरर निकालो, तो शब्द शुद्धि भी वही चीज़ है, ठीक है। वो हिंदी में है, वो इंग्लिश में, बस इतना फर्क रहता है। तो इसमें मेन जो गुण रूल है आपका, वो टेंसेस है ना, तो जो ग्रामर है उसकी आपकी नॉलेज अच्छी हो चाहिए। बाकी देखो चीज़ ये है, हिंदी ऐसी चीज़ है, मैं ये मानता हूँ, मैं अपना जो मैं करता हूँ, मैं ये क्वेश्चन फील से करता हूँ, ठीक है। मुझे पता, या तो ये कह लो कि मेरे की थोड़े ग्रामर मेरी ठीक है, ठीक है, मेरे को रूल्स वूल्स वगैरह सब कुछ अच्छे से इन डेप्थ आते हैं। दूसरा ये कि मैं पढ़ने के बाद मेरे को जा ही होता है कि अगर पहला ऑप्शन है तो मैं दूसरा ऑप्शन पढ़ता भी नहीं हूँ, ठीक है, सीन ऐसा भी रहता है। तो जस्ट टू बी है कि बहुत ईजी है, अगर इसमें से एक पर टॉपिक से देखो जितने टॉपिक दिए लगा एक एक क्वेश्चन ही आएगा, पर वो एक एक क्वेश्चन बहुत कुछ डिसाइड कर जाएगा। नेक्स्ट आप देख सकते हो व्याकरणीकरण कोटियाँ, ठीक है, परस्पर, परसर्ग, लिंग, वचन, पुरुष, काल, वृत्ति, पक्ष, वाक्य, वाच। अब इन सब चीज़ों का शुद्ध क्या वाक्य की शुद्धि पे असर पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। तो दैट्स टू बी ऑल द टॉपिक इन द ग्रामर जो आस्किंग इन दिस, ठीक है, सब कुछ जो सेंटेंस करेक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके चलते हैं यहाँ पे जो 2 टॉपिक रह गए, विराम चिन्ह और मुहावरे। ये ऐसे टॉपिक है सीधा सीधा पूछा जाएगा ये विराम चिन्ह किसका है, या इस सेंटेंस में मतलब जैसे उन्होंने गलत विराम चिन्ह लगा दिया है, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स है या फिर या क्वेश्चन मार्क है या डॉट है या फिर विराम है, ठीक है। तो वो चीज़ें उसमें बोलेंगे कि इसमें से इसको करेक्ट करो। अब आप समझोगे वो शाम से शुद्ध शुद्धि है, लेकिन वो होता है विराम चिन्ह वाला, ठीक है। अब ये भी हो सकता है कि आपके ये जितने क्वेश्चन है इसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछ ली जाए कि सेंटेंस पूछे हर टॉपिक पे रिगार्डिंग एक सेंटेंस पूछ ले, और वो चीज़ इससे भी रिलेट हो जाएगी और इन सब से भी रिलेट हो जाएगी। होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। मुहावरे और लोकोक्तियाँ, ठीक है, ये चीज़ें तो देखो कुछ जो अपना रॉ ले लो, कुछ बुक्स हो या फिर जैसे कि आदित्य पब्लिकेशन बोला, उसमें ये सब चीज़ें दी गई हैं, तो उसको ले लो, आप उसको डेप्थ में पढ़ लो, दैट्स इट, आपका काम हो जाएगा, आपको कोई चीज़ कहीं और से पढ़ने की इतनी जरूरत नहीं।
क्योंकि आप उतना ही नहीं कर पाओगे। सबसे अच्छी बात मालूम क्या है, इसमें काव्य वाला चीज़ नहीं है। तो अगर यहाँ पे देख लो, काव्य 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 का चीज़ नहीं है। वरना जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लिखा जाता है कि ये काव्य किसने लिखा है, या फिर ये किसने लिखी है, लाइक दैट, है ना। तो मतलब जैसे चुड़िया, तो वो चीज़ अच्छा है, क्योंकि उस समय तो ये समझ लो आप 100 भी पढ़ लोगे ना, आप एग्जाम टाइम पे 10 मुश्किल से याद रहते हैं। और उस 10 में से भी एक फल जाए तो भगवान की असीम का अनुकंपा है आप पे। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। नेक्स्ट बात करते हैं आपके कंप्यूटर के सिलेबस की। देखो कंप्यूटर का सिलेबस थोड़ा सा डेप्थ है, ठीक है। और कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आपको इंडिविजुअल पहले पता होंगे, अगर आपने ट्रिपल सी वगैरह किया है, ठीक है, तो आपको इनकी आपके अच्छे से जानकारी होगी, लेकिन थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन इतने ईजी नहीं आते हैं। पहले नंबर कंप्यूटर, सूचना अधिकारिक तकनीक, इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, का इतिहास, परिचय एवं अनुप्रयोग। तो दैट्स टू बी कंप्लीट इंट्रो ऑन द बेसिक टर्म ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। अगर आप देख सकते हो केवल बेसिक इंट्रो उन्होंने इसमें डिस्कस करने को कहा है। निम्नलिखित बिंदुओं पर संबंध सामान्य ज्ञान, ठीक है, मतलब जनरल इन्फॉर्मेशन, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है, इम्पोर्टेंट आउटपुट डिवाइस। अब फॉर एग्जाम्पल ये पूछ लिया जाएगा डेजी प्रिंटर क्या है, ठीक है, कौन सा प्रिंटर है, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स करना कौन सा है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता हो तो इसका मतलब ये है आपको थोड़ा और अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। मैंने तभी कुछ भी नहीं पूछा, इनपुट और आउटपुट डिवाइस में ही पूछा है, ठीक है। ये टॉपिक इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। इनपुट और आउटपुट डिवाइस का मतलब ये नहीं है कि भैया माउस, कीबोर्ड और डिस्प्ले हो गया आउटपुट डिवाइस, ठीक है, सीपीयू, ठीक है, ये सब चीज़ें नहीं है। थोड़ा सा डेप्थ में आपको पढ़ना पड़ेगा। इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी, ठीक है, एंड आईपी एड्रेस। अब इसके रिगार्डिंग थोड़ी इसकी बेसिक इन्फो, ठीक है, कि आईपीपी भी होते हैं, ठीक है, एचटीटीपी होते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा आपको बेसिक पढ़ना पड़ेगा। कौन इसको फर्स्ट बनाया है, ठीक है, कौन इन्वेंटर, आईटी गैजेट्स एवं उनका उपयोग, ठीक है। तो जो भी गैजेट्स वगैरह हैं तो फिर उनका क्या किस तरीके से क्या यूज़ है। ईमेल आईडी को बनाना एवं ईमेल आईडी का प्रयोग संचालन। अब यहाँ पे ईमेल आईडी को बनाने से मतलब समझ रहे हो, ठीक है, कुछ भी नहीं करना, सीधे सीधे सिंपल सी प्रोसेस है जो ईमेल आईडी को बनाने के लिए। एक अब इसमें तुम क्या पढ़ोगे, ईमेल आईडी का प्रयोग संचालन। ईमेल आईडी को बनाने के लिए पहले ध्यान रखना, ईमेल आईडी एक बॉडी होती है, ठीक है, मतलब ये एक ट्रेन की तरह होती है। उसमें लगभग 2-3 बॉडी होती है, पहले आपका नाम, फिर एट द रेट, ये चीज़ें, ठीक है। तो और फिर ये यहाँ पे क्या होता है, डोमेन नेम। तो अब वो ये पूछ लेगा इसमें से डोमेन नेम कौन सा है, आपको पता है होगा। अगर आपको ये सही से नहीं पता, अब आप ईमेल आईडी सोचा बनाना कि यार ईमेल आईडी बनाने के लिए क्या है, जाएंगे अभी डालेंगे, बस अप्लाई करेंगे, जस्ट वेयर बेसिक डिटेल डालेंगे। वो जो तीनों पूछेगा कि अच्छा ईमेल आईडी के लिए लॉगिन करने के लिए किस में जाओगे, जीमेल में जाओगे या जाओगे, ठीक है, या फिर उसमें अपना नाम डालोगे, किसका नाम डालोगे, मोबाइल नंबर सिंक होगा कि ईमेल आईडी सिंक होगा, किससे होगा, ये सब चीज़ें नहीं पूछेगा। अब एक चीज़ इसमें आती है, एक और इससे रिलेटेड है कैप्चा कोड, ठीक है, कैप्चा कोड। अब कैप्चा कोड के रिगार्डिंग थोड़ा सा इंट्रो पढ़ेगा, कैप्चा क्या होता है। अब उसमें अगर डेफिनेशन आ गई, ठीक है, एक एक लाइन की अगर 4 डेफिनेशन दी गई, कैप्चा कोड डिफाइन, ठीक है, उन्होंने लिख दिया, बस क्वेश्चन मार्क कर देंगे। अब इसमें जो नीचे डेफिनेशन होगी आप वही तो कर पाओगे, अगर आपको नहीं पता होगा, ठीक है। तो आप एक तरीके से भले ये पार्ट पार्ट अगर आपकी ईमेल आईडी बनाओगे तो कैप्चा कोड जरूर एक से 2 बार डालना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपको नहीं पता होगा कैप्चा कोड क्या होता है, भले आपको ईमेल आईडी बनाना आता हो, पर आपको बेसिक टर्म्स नहीं पता होते हैं, ठीक है। हम लोग डेली लाइफ में कंप्यूटर को इतना यूज़ करते हैं, पर जस्ट टू बी फॉर ईजियर इनटू यूज़र इंटरफेस, ठीक है, हम लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि हम लोग बहुत सी ऐसी बेसिक नॉलेज बाईपास करते देते हैं अपनी आंखों के सामने से, और हमको पता भी नहीं होता। और वही चीज़ें क्वेश्चन पूछा है, जब वो पूछी जाती, अरे यार ये तो वो होता है, अरे यार वो कोड आता है, यूनिवर्सल कोड, ठीक है। तो हम लोग एकदम ब्लैंक हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग ब्लैंक मालूम क्यों हो जाते हैं, क्योंकि हमको लगता है यार ये तो हमको पता है और इसको क्या बोलते हैं ये नहीं पता है, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पर्सन है, उसकी क्या क्वालिटी, आपको उसका नाम पता है, ठीक है, आपके ऑफिस में वर्क कर रहा है, आपको उसका नाम पता है, पर उसका डेजिग्नेशन नहीं पता, उसका काम नहीं पता, ठीक है, उसकी क्वालिफिकेशन नहीं पता, उसका बिहेवियर नहीं पता, बट जस्ट टू बी फॉर यू नो हर हर एंड हिज नेम, देन यू डोंट नो अबाउट हाउ दे आर, व्हाट दे आर, ठीक है, वो क्या है आपको नहीं पता, और वो क्या है यही पूछा जाता है पेपर में। तभी हम लोग एकदम माइंड ब्लैंक हो जाता है। ये मेरे साथ तो होता है, भैया कुछ इंटेलिजेंट होंगे उनके साथ नहीं होता होगा, वो अलग बात है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जब मैंने भी 1-2 बार जब कंप्यूटर के जब पेपर मूक वगैरह लगाए, तब मैंने क्या हम किया, अरे एकदम जस्ट टू बी साइलेंट फॉर द समटाइम्स, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं जैसे कि प्रिंटर, टैबलेट एंड मोबाइल, ठीक है। तो अब प्रिंटर, टैबलेट या मोबाइल, अब जितने भी प्रिंटर्स वगैरह हैं, ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, तो ये वो भी चीज़ इसमें चाहिए, सब डिस्कस किए जाएंगे, ठीक है। कौन सा प्रिंटर किस मैकेनिज्म वर्क करता है, ठीक है, वो चीज़ों का रहता है। कुछ ऐसे प्रिंटर होते हैं जिनके यूनिक नेम होते हैं, ठीक है, और वो किसी एक पर्टिकुलर उनकी प्रोसेस, वर्क,
या फिर रिप्रेजेंटेशन या फिर उनकी किसी भी तरीके की कोई एक्टिविटी के अकॉर्डिंग के नेम होते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको पता चाहिए। अब टैबलेट और मोबाइल, ठीक है, का संचालन, अब इसके रिगार्डिंग क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में सोच के बताना। वर्ड प्रोसेसिंग, एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल, ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके रिगार्डिंग कुछ ना कुछ पूछ लेगा कि भैया अगर सेल के रिगार्डिंग फॉर्मूला, आप ये मत सोचे कि एमएस एक्सेल में फॉर्मूला कोई पूछेगा, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला पूछने पे अगर कुछ चला गया ना तो एफ पी एफ एम एस, ठीक है, ठीक है, एफ एम एस, ठीक है, तो वो पी एम एस और डिटेल में चला गया तो सबका बंटाधार हो जाएगा, ठीक है। ये मतलब थोड़े से मतलब डेप्थ है, फाइनेंशियल वाले फॉर्मूले हैं, ठीक, वो बेसिक ही पूछ लेगा। ये फॉर एग्जांपल अगर जैसे कोई कर्सर है एक पर्टिकुलर सेल पे है, ठीक है, तो उसका डिस्प्ले कहाँ पे होगा, यहाँ पे अगर आप ऊपर से नीचे तक अगर एक्सेल शीट पे देखोगे तो कहीं पे भी आप क्लिक करो, ठीक है, एक पर्टिकुलर सेल पे क्लिक करो तो उसका डिस्प्ले कहाँ होता है कि C1 है, C5 है, कि L10 है, ये कहाँ पे होता है, ठीक है। और इसमें सीरीज कैसी कैसी चलती है, ठीक है, ए, ठीक है, और जैसे कि अगर ये बोला जाए कि एक सेल का इंटरसेक्शन है, ठीक है, इंटरसेक्शन क्या बोलेंगे, ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल A1 इंटरसेक्शन होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है, B2 इंटरसेक्शन होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है, पर ए ये इंटरसेक्शन होगा नहीं, ये इंटरसेक्शन तो नहीं होगा, ए वन इंटरसेक्शन हो सकता है, ए टू इंटरसेक्शन हो सकता है ना, पर ये ए नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। अब फॉर एग्जांपल कोई सी इमेज इंसर्ट करनी होती है तो उसके लिए हम किस स्टेप पे जाते हैं, ठीक है, कुछ हमें व्यू करना होता है तो हम किस स्टेप पे जाते हैं, ठीक है, और उसमें जितने ऊपर बटन दिए गए होते हैं वो सारे आपको वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, ये तीन आपको भले इसमें पावर पॉइंट नहीं दिया गया है पर पावर पॉइंट से क्वेश्चन आ जाते हैं। इसमें जैसे कि उन्होंने बोला है कि वर्ड और एक्सेल पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है, वो इसी चीज़ पे फोकस करना है। दूसरा, कुछ ऐसे शॉर्टकट्स होते हैं जो हम लोग कंप्यूटर में हर जगह यूज़ कर सकते हैं लेकिन वो वर्ड और एक्सेल में यूज़ नहीं होते हैं, ठीक है, तो इन चीज़ों का हमको पता होना चाहिए और यही चीज़ें वो पूछता है, ठीक है। अब वो ये तो नहीं पूछेगा कि भैया वर्ड एम एस वर्ड किस में आता है, ठीक है, अब वो ये पूछ लेगा। अब जैसे कि एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे कि एम एस वर्ड एम एस डॉस, ठीक है, तो जैसे कि आपका जो एम एस वर्ड 7 है, एम एस वर्ड 10 है, ठीक है, और 11 है या 12 है, ठीक है। अब इससे इसमें देखो ज़्यादा ज़्यादा क्या चला है, सबसे ज़्यादा जो एम एस चला है 7 चला है, ठीक है, जो मैक्सिमम लोग यूज़ करते हैं, ईजी आता है। फिर 10 चला है। अब इससे इसमें क्या डिफरेंस आया, क्या क्या चीज़ें जो अपडेट हुई हैं, फॉर्मूलाज, शॉर्टकट कीज, टैब्स, ठीक है, कोई भी नई अपडेट अपडेट लाइक कोई फीचर्स, ठीक है, तो वो सब चीज़ें पूछी जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका है ऑपरेटिंग सिस्टम, सोशल नेटवर्किंग एंड ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस के रिगार्डिंग जो भी आपकी एप्स, ठीक है, और जो भी सरकार की योजनाएं हैं वो ई गवर्नेंस से पूछी जाएंगी। सोशल नेटवर्किंग एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, अब सिंपल सा पूछ लेगा कि इनमें से यूआई क्या है, यूजर इंटरफेस क्या है, और नीचे दिए गए सोशल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, ठीक है, या इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है। अगर आपको यही चीज नहीं पता होगी कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है तो आप ये चीज कहीं निकलेगा। और दूसरा भैया एग्जाम्पल जरूर पढ़ के जाना क्योंकि एग्जाम्पल से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट, डिजिटल वित्तीय उपकरण का उपयोग, ठीक है, डिजिटल उपकरण का उपयोग, ठीक है, और भारत भविष्य की कौशल एवं साइबर सुरक्षा, साइबर सिक्योरिटी के रिगार्डिंग क्वेश्चन आएगा क्योंकि डिजिटल के रिगार्डिंग हम लोग काफ़ी आगे चल रहे हैं, ठीक है, मतलब काफ़ी फोकस कर रहे हैं। कितना ग्राउंड रियलिटी क्या है ये तो आप हम सबको पता ही है, ठीक है। थोड़ा सा नेक लिप बहुत गया है, थोड़ा सा नेक साफ कर लेते हैं, साफ ही नहीं हो रहा, अभी अपने आप हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत का भविष्य के कौशल एवं साइबर सुरक्षा, तो साइबर सिक्योरिटी रिगार्डिंग, ठीक है, अगर आपको टॉपिक वगैरह मिल जाए तो इसको जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा कि इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं। मेन क्वेश्चन जो आपका रहेगा बेसिक कंप्यूटर, एम एस एक्सेल, एम एस पावर पॉइंट, वर्ड, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ई गवर्नेंस, ठीक है, और साइबर सिक्योरिटी, और ये कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होने वाले तकनीकी विकास, नवाचार एवं आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस, ठीक है, बिग डेटा प्रोसेस, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अगर उसने ही पूछ लिया नीचे में ये डेफिनेशन है किसकी है, अगर वो बिग डेटा प्रोसेस की तो आपको पता होगा, अगर आपको इसके बारे में नहीं पता होगा। सबसे पहले इनके बारे में बेसिक पढ़ो, फिर थोड़ा इनकी वर्किंग पढ़ो, फिर इनका यूजेस पढ़ो, फिर इनके एडवांटेज पढ़ो, फिर डिसएडवांटेज पढ़ो, फिर इसका इम्पैक्ट क्या है या फिर गवर्नेंस गवर्नेंस में, ठीक है, वो पढ़ो, ठीक है। ये वाला जो यहाँ से लेके यहाँ तक वाला है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रख के जाना, ठीक है, क्योंकि मैं आपको जो क्वेश्चन है ना मैक्सिमम इन्हें इतने में से ही मिल जाएंगे। तो वीडियो को मैं बस यहीं ख़त्म करता हूँ, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो चुकी है, लेकिन क्या करूँ, डेटा बहुत इंपॉर्टेंट था ये चीज़ें बताना, ठीक है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और आपके साथ। जय हिंद। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। सिलेबस आप देख सकते हैं यहाँ पे इंग्लिश हिंदी दोनों में यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है, जिसमें आप प्रेफर करना चाहें प्रेफर कर सकते हैं। जय हिंद।